This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली क्लास के पोल रिजल्ट की। इससे पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट है ये 13 जून का है। 10 जून का जो पोल रिजल्ट है वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, वो आप जो है वो ग्रुप में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पिछली क्लास के पोल के बारे में। तो पिछली क्लास में आपसे जो है वो पोल में क्लास का एक ही क्वेश्चन पूछा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो किया था, लेकिन क्लास का जो क्वेश्चन था वो एक ही था। तो उस एक सवाल का जवाब जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है उनके नाम है प्रियंका, रिया ग्रोवर जी के नाम से जो है, हिमांशु, आरुषि, सोनिया, पलक, जतिन, हेमलता, खुशी, रानी, प्रीति, अंजलि और साक्षी, ठीक है। तो इन सभी बच्चों ने जो है वो पिछली क्लास में बिल्कुल सही अपने आंसर दिए थे। अभी भी देखो बहुत से बच्चे हैं जो क्लास में तो आ रहे हैं पर भाई पोल में आंसर नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं करना है। चेतना, आपने भी पिछली क्लास में पोल में आंसर नहीं किया था, ठीक है, तो पोल में आंसर कीजिएगा इस बार, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं भाई आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम फिर से करने वाले हैं वही रिवीजन जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना कोई भी क्वेश्चन सही हो नहीं सकता। तो फटाफट से एक बार फिर से वही टेबल आपके सामने आ चुका है। ये क्या है? तो ये हमारे समीकरण होते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जिनको लिखा जाता है a1x b1y और c1 जमा c1 बराबर है 0, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और लिखा जाता है a2x b2y और c2 जमा का c2, सॉरी जमा नहीं मैं बोल रही और बोल रही हूँ, जमा का c2 बराबर है 0, ऐसे लिखा जाता है इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इन समीकरणों के जब ग्राफ बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे। तो सभी को पता है भाई, जब ग्राफ बनते हैं तो 3 केस बनते हैं। पहला बनता है प्रतिच्छेदी, दूसरा बनता है संपाती और तीसरा बनता है समांतर। प्रतिच्छेदी में क्या होता है? एक ही हल निकलता है, मतलब कि अद्वितीय उसको हम कहते हैं। और जो हमारा संपाती रेखा होती है उसमें कितने हल निकलते हैं? तो उसमें निकलते हैं अनेक हल, मतलब कि अपरिमित हल, इनफाइनाइट, क्योंकि दो रेखाएं जब एक के ऊपर एक चढ़ रही है तो इसमें जो है वो इनके बीचों में बहुत सारे बिंदु कॉमन है, सार्व बिंदु हैं बहुत सारे, इसलिए ये एक के ऊपर एक चढ़ रही है। तो हमें जो है वो इसके अनेकों हल और अपरिमित हल मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं समांतर रेखा की। समांतर रेखा में क्या होता है? तो समांतर रेखा में कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बिंदु इनके बीच में कॉमन नहीं है, ठीक है। अब 3 केस तो हमें पता है कि प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, ये 3 केस होते हैं। पर कब ये बनेंगे उसका पता लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इनके द्वारा पता चलता है कि कब कौन सी रेखा बनने वाली है किसी भी समीकरण में। अगर आप क्या करते हो, अगर आप a1 और a2 का अनुपात करते हो और वो अगर बराबर नहीं आता है b1 बटा b2 के, तो पहला केस आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी, है ना। तो कैसा केस आएगा? प्रतिच्छेदी का केस आएगा। और अगर रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होता है? एक ही हल निकलता है। और हल निकल रहा है ना, एक निकले चाहे 1000 निकले, हमें बस हल चाहिए। हल अगर निकल रहा है तो हम कहेंगे ये संगत है। कैसा है? संगत है, ठीक है। इसको हम संगत कहेंगे जब भी हल निकलता है तब। फिर दूसरा केस आता है, तो दूसरा केस कहता है कि मान लो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो रेखा हो जाती है संपाती, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। और तब भी हल जो है वो अपरिमित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इन दोनों ही केसेस को हम कहेंगे कि ये संगत है। कैसे है? संगत है, कंसिस्टेंट है। इंग्लिश में कहें तो, हिंदी में कहें तो संगत है, क्योंकि भाई हल निकल रहे हैं। पहले केस में एक हल निकल रहा है, दूसरे केस में बहुत सारे हल निकल रहे हैं, तो संगत है। फिर बात करते हैं तीसरे केस की। तो तीसरे केस में क्या होता है? a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो रेखाएं आ जाती हैं हमारे पास कैसी? समांतर। और जब रेखा समांतर है तो उसका कोई भी हल जो है वो नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। और जब कोई हल ही नहीं तो हमारे पास जो भी बन के आएगा भाई उसको हम कहेंगे, जो भी युग्म होगा वो हमारा असंगत होगा। तो हमने फिर से इसको पता नहीं तीसरी या चौथी बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं। आज ये खत्म हो जाएगा। इसके कुछ एक सवाल है पोल में करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। रेखा अगर प्रतिच्छेदी होगी
तो एक हल होगा, संगत हो जाएगा युग्म। रेखाएं अगर समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा नहीं दिख रही और असंगत हो जाएगा, ठीक है। और रेखाएं अगर संपाती होंगी तो क्या होगा एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। संपाती होंगी तो कितने हल होंगे, तो बहुत सारे हल होंगे। तो अभी मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, नहीं तो आपके लिए क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी, बोलोगे मैम ने इतने दिनों से बस एक ही चीज की रट लगा के रखी है। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। अभी देखो जिसको समझ आ गया, जिसको जिसको पिछली क्लास का याद है अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे तो मुझे ज्यादा बेटर समझ आएगा किसको कितना याद है, इसको कितना समझ आया है, ठीक है। तो बस एक सवाल हम पोल में करने वाले हैं अभी। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। सवाल आपको इस तरीके का आप देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दे दिया है, 4x जमा 4y बराबर है 10, और दूसरा है x जमा 4y बराबर है 12। आपने इसको अच्छे से देखना है, यहाँ पर केसेस निकालने हैं कि कौन सा केस आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, और पता करना है कि इसके जो हल होंगे वो संगत होंगे कि असंगत होंगे। बस तो इस काम में जुट जाओ, इसका पता लगाना शुरू कर दो, और जिसको भी इस चीज का पता लग जाएगा वो आंसर पोल में दे देना। पोल अभी नजर आ जाएगा भाई। पोल में मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, 2 ही ऑप्शन वहां पे होने चाहिए, तो मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। चलो, तो पोल भी ओपन हो चुका है। अच्छे से इन समीकरणों को देख लो और पता करो कि इसके क्या, ये क्या है, ये संगत है कि ये असंगत है। बस इतनी सी चीज। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, जिसको जितना भी समझ आया। मैम। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो सॉल्व करो बिल्कुल आराम से, ठीक है, सोच समझ के। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, सीधा आपको एक समीकरण दे दिया होगा और पूछा गया होगा कि चलो बताओ ये समीकरण युग्म है। मैम। ओके, बताओ संगत है कि असंगत है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो। कर दिया मैम। कर दिया मैम। ओके बेटा, कर ओके दिया मैम। बच्चों, ओके 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। कर दिया मैम। ओके बेटा, अच्छा तो हमारे पास अभी है 21 बच्चे, और 21 में से जो है वो 16 बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, 18 बच्चों ने आंसर दिया। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करो। 3 बच्चे भी रहते हैं भाई। तो अभी चेतना, हाँ चेतना, आपने आंसर किया क्या, बताओ यस और नो, माइक ऑन करके। क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप क्लास में तो आ रहे हो बट पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्लास में हो तो भी पोल में भी आंसर करो, ठीक है। तमन्ना, आपने आंसर किया? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तमन्ना। यस मैम, कर दिया। ओके ठीक है। अंजलि, यस मैम। शबनम, शबनम आपने आंसर किया? तो ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। आंसर कर दो भाई जिसने भी नहीं किया अभी तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा। बताओ भाई क्या आंसर है आपके हिसाब से? संगत। अच्छा ठीक है, संगत है, पर कैसे, क्या आपने किया वो भी बताओ। हम केस 1 से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, A1 बटा A2 बी, बस बिल्कुल सेम है ना। देखो इतने क्लासेस हम जो करते आए हैं वही सब इसमें करना है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकालते हैं। A1 बटा A2 जब निकालेंगे तो मेरे पास A1 की जगह पर 4 है और A2 की जगह पर है कितना, बताओ? 1। बिल्कुल। और B1 की जगह पर मेरे पास 4 है और B2 की जगह पर भी 4 है। C1 की जगह पे है 10 और C2 की जगह पर है 12। तो मैंने देखा कि मेरा जो A1 बटा A2 है वो 4 के बराबर है, और जो B1 बटा B2 है वो कितने के बराबर है? 1 के। 1 के, क्योंकि इसको काटो, जहां जहां कटता है ना वहां वहां बस काट दिया करो। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ से B1 बटा B2 आ गया 1 के बराबर, और A1 बटा A2 था 4 बटा 1 के बराबर, मतलब कि 4 के बराबर।
दोनों अलग अलग है, एक दूसरे के बराबर नहीं आए, तो हम बोलेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं था। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी। बिल्कुल, प्रतिच्छेद। एक यहाँ से आएगी, बिल्कुल ठीक है, एक यहाँ से आएगी, दूसरी यहाँ से आएगी, काटेगी एक दूसरे को, और जब ये काटती हैं तो कितने हल होते हैं भाई? अद्वितीय। अद्वितीय। बिल्कुल, एक कह सकते हो, अद्वितीय कह सकते हो। अब हल तो निकल गया, हमें किससे मतलब है? हमें तो हल से मतलब है। हल निकलना चाहिए, एक निकले या अनेक निकले, हल निकलना चाहिए, तो निकल गया, एक हल निकल गया, तो इसलिए हमारे जो ये होगा वो संगत हो जाएगा। जिसका हल निकल जाता है वो संगत, और जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अभी भी किसी का डाउट है तो फटाफट से पूछो, अभी भी किसी को। मैं हाँ, मैं आपने C1 C/2 10/11 क्यों किया है? ये तो माइनस में होगा ना, प्लस में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में। हाँ, अभी उसको कर सकते हो ऐसा, पर इतना भी मतलब जरूरी नहीं है अभी, बस समझने के लिए क्या फटाफट से। पर हाँ, वैसे भी कर सकते हो कि इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये आ गया आपका -10 और ये आ गया -12। ओके, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 0 और ये भी आ गया 0, और जब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? -10 और -12, जिसको काटोगे फिर से आ जाएगा वो 10/12। अच्छा कुछ है अच्छा, मैम। काट के, ठीक है, तो 5/6। हाँ, पर C1 C2 पे उतना मैंने ध्यान अभी क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास पहला केस आ चुका था। अगर मेरे ये दोनों बराबर आते ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2, तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान देती। मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल चुका था अपना आंसर, तो मैंने कहा रहने दो इसको, ठीक है। पर हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे इस पे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो बाकी बच्चे मेरी तरह मत करना भाई, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। चलो, तो अभी आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो अभी अगला सवाल कर लेते हैं, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। समीकरण में लिख लेती हूँ अच्छे से ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। 2x जमा 2y बराबर में है 8, और अगला है x जमा 2y बराबर में है 4। इस समीकरण युग्म को अच्छे से देख लो, और अच्छे से देख के पता लगा लो कि ये कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। फिर से मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, तो मैं उसको ठीक करके फिर पोल आपको नजर आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी पोल ओपन हो चुका है, अभी आप जाकर के अपना अपना आंसर पोल में दे सकते हो। आराम से कर लो भाई, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय लेके करो तो सही उत्तर मिल जाएगा। A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकालो, उसके बाद फिर देखो क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब क्या आता है, क्या किया जाता है, सब कुछ अच्छे से देख के फिर आंसर दो, ठीक है। मैम कर दिया। ओके मैम कर दिया। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। दे दिया मैम। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया मैम। ओके बेटा, कर दिया मैम। ठीक है ठीक है। कर दिया मैम। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा ना हो भाई जिसने पोल में आंसर नहीं किया हो। सही आता है गलत आता है मत सोचा करो ना सही गलत का, बस आंसर दिया करो, आपका काम है आंसर देना, तो आंसर दो, ठीक है। कोशिश करनी है सही तक पहुंचने की, पर मान लो कोशिश की फिर भी आपको आपका आंसर गलत आ गया तो कोई बात नहीं, फिर उसको सुधारना है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 20 बच्चे, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कौन है वो 2 बच्चे भाई, फटाफट से आंसर कर लो। हाँ रिया, आपने आंसर किया क्या पोल में, कर बताओ दिया एक बार। मैम। ओके खुशी, रिया आपने आंसर किया है पोल में या अभी नहीं किया? जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। कर लिया मैम। ठीक है,
चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया भाई 10 सेकंड में आंसर देने की करना पूरी कोशिश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। बताइए इसका आंसर। मैम ए। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही चीज हमने निकालना है, A1 बटा A2। बताओ A1 बटा A2 कितना आया? मैम 2 2 बटा 1, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। B1 बटा B2 कितना आया? मैम 1 2 बटा 2 किया, कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आया। अब C1 बटा C2 निकालने की वैसे तो जरूरत है नहीं, पर चलो निकाल लेते हैं। तो वही जैसा आपने बताया, इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस का 8, इसको इधर लाया तो माइनस का 4, ये आ गया 2/1। ठीक है। तो लेकिन हमें देखो C1 बटा C2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो A1 बटा A2 है, जब वो ही B1 बटा B2 के बराबर नहीं आ रहा तो हम C1 बटा C2 को देखेंगे भी नहीं। ठीक है, जब हमें अपना आंसर मिल चुका है कि दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाएंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल मिल जाता है, और अगर हल मिल गया तो संगत कहलाता है। ठीक है, तो अभी भी देखो 5 बच्चों ने अभी भी गड़बड़ करी है। तो कहाँ गड़बड़ हुई, क्या गलत हुआ, क्या डाउट है, पूछना है तो पूछ लो फटाफट से। 5 बहुत बच्चे होते हैं भाई, इतना गलत नहीं होना चाहिए वैसे, पर वही बात ना, सही गलत का मत सोचो। अभी भी अगर डाउट है तो अब पूछो। किस किस को अभी भी नहीं समझ आया कि क्यों ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ, तो पूछो। सभी को क्लियर है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने वही अभी बात की कि ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर जाएंगी। कैसे पता लगा? तो केस से पता लगा, ये बराबर नहीं आए तो मतलब प्रतिच्छेद, सिंपल। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करेंगे, पोल में ही करेंगे उसको भी। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, तो बहुत ही आसान है, आपको ग्राफ ही दे दिया है, पूरा का पूरा ग्राफ आपको दे दिया है, और आपसे पूछा है कि ग्राफ को देख के बताओ कि आपका जो ये जोड़ा है वो क्या है, संगत है कि असंगत है। लेकिन फिर से वही चीज, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो उसको ठीक करके बिल्कुल तब तक आंसर सोच लो। अब पोल में दे दो आंसर अपना अपना। ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को देखो और फिर आंसर दो। ठीक है ठीक है, जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड। हाँ, ग्राफ आपको दे रखा है ना, अब ग्राफ को देख के बताओ कि संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, ग्राफ को देख के कि जब ग्राफ की रेखाएं समांतर होती हैं तो हल कैसे होते हैं, कितने होते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं कि असंगत बोलते हैं। ठीक है, चलो कर दिया मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद काजल के ना नेटवर्क इशू है, क्योंकि बार बार वो लेफ्ट और ज्वाइन हो रही हैं। मैंने भी कर दिया। ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, और अब सभी कोशिश करो। ठीक है, कर दिया बहुत मैम। अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। वेरी गुड वेरी मैंने भी गुड। कर दिया। ओके, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और बाकी भी आंसर दो। 21 बच्चे क्लास में हैं, 19 20 21, फिर से 2 बच्चे रहते हैं। कौन है 2 मैम मैं बच्चे? कर रही हूँ। अच्छा, आप कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शशि आंसर कर रही है, तो एक और स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो कर लो भाई। किसी को नहीं पता पोल का है तो पूछ लेना, अगर सब कुछ पता है तो फिर आंसर किया करो। ठीक है, अच्छा अभी केसी नाम से भी कोई ज्वाइन हुए हैं, तो अपना नाम बता दो, माइक ऑन करके बता दो, भी चैट तो ऑफ है। केसीटी नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, हाँ तो शशि अभी बताओ, अभी आपका हो गया? यस मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा भाई पोल सेक्शन में ही। बताइए इसका आंसर। मैम बी आएगा बिल्कुल असंगत। बिल्कुल सिंपल है, असंगत होगा। मैम हमें बी। पता है, हमें पता है रेखाएं जब समांतर मैम होती हैं, बी। हाँ रेखाएं जब समांतर होती हैं कोई बिंदु कॉमन नहीं होता। जब बिंदु ही कॉमन नहीं तो इनके बीच में कोई हल भी नहीं होगा। और नहीं। जब कोई हल ही नहीं तो रेखाएं नहीं सॉरी असंगत। युग्म असंगत। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने संगत असंगत पढ़ लिया, हमने ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीख लिया है, ग्राफ का पता कैसे लगाते हैं, कब कौन सा ग्राफ बनेगा वो भी सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कुछ और विधि, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको एक बात का जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि देखो वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 7, 4/13, 1/19, 1.5, 3.2, ये जो संख्याएं हैं इनका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको याद है तो पिछले क्लास में हमने जब वैल्यूज ली थी ना, x की 1 2 3 4 ले रहे थे तो y की वैल्यू बटे में आ रही थी, और मैंने क्या कहा था कि अगर वैल्यू बटे में आ रही है तो उसको हम नहीं लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रहे हैं ग्राफ से हम समीकरण का हल निकालते थे। अभी आपने देखा पीछे आपने जो अभी क्वेश्चन किया उससे आपने क्या निकाला, ये पता किया कि हल कितने आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इस तरह के नंबर का ग्राफ बनाना तो भाई मुश्किल है, तो क्या इस तरह के नंबर अगर हमें समीकरण में दिखते हैं तो क्या इनका हल कभी हम निकाल ही नहीं पाएंगे? क्या इनको सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड नहीं है, कोई और विधि नहीं है कि नहीं? जैसे मान लो मेरा समीकरण है 1/4 x जमा 2 बराबर है 5। तो इस समीकरण को हल करने के लिए कोई और विधि नहीं होगी क्या? है कौन सी बताओ? प्रतिस्थापन विधि। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम विलोपन भी है। हाँ विलोप ना, मतलब वही पहला नाम बताया ना तो मैंने वही कहा कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल से आपने कहा कि अगर हमारे पास कोई समीकरण ऐसे हों जिनका हम ग्राफ ना बनाना चाहें, क्योंकि ग्राफ बनाने में क्या होता है बहुत टाइम लगता है। पहले तो पॉइंट्स निकालो, फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ में ढूंढो, फिर वहां से देखो कि भाई लाइन कहाँ जा रही है, प्रतिच्छेद कर रही है कि क्या कर रही है, वो सब चेक करो, कितना समय जाएगा। तो ये कह रहे हैं अगर आपको किसी का ग्राफ नहीं बनाना है तो उसको बिना ग्राफ के हल करने की विधि है, तो जी हाँ जरूर है, और उसको कहा जाता है बीज गणितीय विधि। मतलब कि बिना ग्राफ के बस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हमें अपने समीकरण का हल जो है समीकरण युग्म का हल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह की विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है विलोपन विधि जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अभी देखो एक और विधि थी आपके सिलेबस में वज्र गुणन विधि, आई थिंक उसको वज्र गुणन कहते हैं, वो अब आपके सिलेबस से हट गई है। नहीं तो यहाँ पे तीसरी विधि भी होती, ठीक है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम 2 ही विधियां पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो चलिए पहले शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बिल्कुल ही बहुत ही इजी विधि है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलती की वजह से सवाल गलत हो जाता है। जो तरीका है ना, जो इसको सॉल्व करने का मेथड है वो तो बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बीच बीच में गलतियां होती हैं जिसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि है क्या। तो किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे के पदों के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं तो सीखेंगे सवाल की मदद से। इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है जो कि है 7x जमा y बराबर है 13। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम एक चर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 चर है, एक है x और एक है y। तो इस समीकरण की मदद से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। तो हम दोनों की वैल्यू निकालना सीखेंगे। मुझे बताओ इस समीकरण की मदद से y की वैल्यू क्या होगी? मैम y बराबर 13 माइनस 7x। बिल्कुल, y को अकेला छोड़ना है। y की वैल्यू निकालने का मतलब y को अकेला छोड़ो, y को अकेला छोड़ा, y के साथ 7x जमा कर रहा है, या यूं कहें कि 7x के पास अपना खुद का जो चिन्ह है वो जमा का है। अब इस लाइन को बोलना हम बंद कर देंगे कि 7x y के साथ जमा कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई लाइन बोलना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस होगी इससे आपको, कि 7x का चिन्ह कौन सा है। 7x के पास जमा का चिन्ह है, इसको बराबर है कि उस तरफ भेजो, तो कौन सा चिन्ह बन जाएगा? माइनस का। मैम माइनस का। ठीक है, माइनस का। तो ये आ गया माइनस और 7x ऐसे का ऐसा। तो
क्योंकि 7x के पास यहाँ पे जमा का निशान था, इसलिए ये उधर जाके माइनस बन गया। अब हम ऐसा बोला करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 7x y के साथ जमा कर रहा है तो वहां जाके माइनस करेगा, ये गलत है। ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए, अब हम बड़े हो गए हैं बच्चे आप, तो अब नई लाइन आप सीखोगे। तो y की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू y बताओ क्या आएगी? माइनस 13/7। y माइनस y माइनस 13/7। नहीं, थोड़ी सी x गड़बड़ की हो गई। वैल्यू। चलो पहले y की वैल्यू को डब्बे में बंद कर देते हैं, ये y की वैल्यू आ गई। अब समीकरण को फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास है 7x जमा y बराबर में 13, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को अकेला छोड़ना है। 7x को अभी ऐसे का ऐसा रखो, पहले y को उधर भेजो। तो देखो बराबर है के बाद बिल्कुल आप 13 लिखोगे, y नहीं लिखोगे, क्योंकि बराबर है के बाद की जो जगह है वो 13 की है। 13 अपनी जगह नहीं बदल रहा ना, तो 13 क्या करेगा, बराबर है के साथ ही बिल्कुल चिपक के रहेगा। कौन अपनी जगह बदल रहा है, तो y जगह बदल रहा है। तो y जब उठ के आएगा तो 13 के बाद लिखा जाएगा, तो y माइनस 13 नहीं होगा, 13 माइनस y, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, बताओ? यस मैम। ठीक है, जो भी बराबर है कि उस तरफ बैठा होता है, स्पेशली जब आप राइट हैंड साइड में किसी चीज को भेजते हो, इस तरफ हमेशा ध्यान रखना, बराबर है के साथ जो संख्या बैठी होती है पहले से उसको नहीं हिलाना है। बराबर है के बाद अगर 13 है तो पहले 13 लिखो। y को आप उस तरफ भेज रहे हो तो y उठ के आएगा, y के पास इस तरफ जमा का निशान है, तो जब y को बराबर है के उस पार भेजा तो वो माइनस का बन गया, ठीक है। माइनस का हो जाएगा। और अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तो x अकेला छोड़ दो। x के साथ 7 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। ऐसे। तो ये हमारे पास आ गई है x और y की वैल्यू। तो किसी को अगर x और y की वैल्यू निकालने में डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैम दोबारा समझाना। हाँ, दोबारा समझेंगे। और किस किस को क्लियर हो गया वो चैट में तब तक वाई लिख लो, जिसको भी समझ आ गया। स्टार्टिंग से समझाना। हाँ, स्टार्टिंग से समझेंगे बेटा। अभी मैं बस ये पूछ रही हूँ कि जिसको क्लियर है वो बता दो ना, सीखेंगे तो इसको बिल्कुल शुरू से, ठीक है। बस 3-4 बच्चों को क्लियर है भाई, ऐसा कैसे? चलो तो फिर से इसको सीखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, मिटा के सिखाऊंगे मैं इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो समीकरण है वो है 7x जमा का y बराबर है में 13, ठीक है। अब जब भी हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है तो हमने क्या करना होता है, या तो x की वैल्यू निकालनी होती है या तो y की वैल्यू। समीकरण की मदद से क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कहा पहले इसकी मदद से आप y की वैल्यू निकालो। तो मैंने कहा y की वैल्यू निकालनी तो मतलब y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, y को अकेला छोड़ दो। 7x y के साथ है, मतलब y की तरफ को कौन है, 7x है। 7 के पास चिन्ह कौन सा है, माइनस का कि प्लस का, बताओ? प्लस का। तो जब मैं इसको यहां से उठा करके उधर भेजूंगी, 7x को उठा करके जब मैं उधर भेजूंगी, यहाँ पे ये जमा का है, वहां जाके कैसा बन जाएगा, माइनस का। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई बराबर है कि उस तरफ जो चीज पहले से बैठी होती है उसको वैसे ही रखो, उसको मत छेड़ो। 13 था, बराबर है के बाद तो 13 लिखो। 7x अपनी जगह छोड़ के आ रहा है, यहाँ पे जमा का था, वहां पे माइनस का बन जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बताओ ये किस किस को समझ आया, बस इतना। मैम आ ठीक गया। है, चलो। तो हाँ, y की वैल्यू इजी थी, वो बहुत आसान थी इसलिए आ गया। अब x की भी निकालनी है तो x की भी सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा हो हमें नहीं पता। क्वेश्चन में हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। तो सब कुछ सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी छोटी से छोटी चीज नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल डीपली सीखेंगे। y की वैल्यू निकाली मैंने, तो y की वैल्यू मेरी ये आ चुकी है, इसको मैंने नंबर 1 लिख दिया। अब मैंने इसी समीकरण की मदद से x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब x को मुझे अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने के लिए 7 को तो अभी नहीं भेज सकते, पहले जो x से थोड़ा दूर है, मतलब कि y को पहले उधर भेजो। तो 7x ऐसे का ऐसा, बराबर है का निशान, बराबर है के बाद 13 था तो 13 लिख दिया। y यहाँ पर जमा का है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये आ गया 13 माइनस।
ठीक है। अब x को बिल्कुल अकेला छोड़ो, बिल्कुल, तो x के साथ 7 था, 7 भी नहीं चाहिए, x बिल्कुल अकेला चाहिए, तो x को यहाँ पर रख दिया और 7 x के साथ गुणा कर रहा है, तो जब बराबर है कि उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, भाग करेगा। तो ये हमारे पास आ गई है किसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू, फिर से इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखती हूँ, ये आ जाएगा 13 माइनस का y बटे में 7, ठीक है। चलो, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, ठीक है, नो चलो नो अभी हमने मैम। सिर्फ वैल्यू निकालना सीखा है, इसके बाद अभी बहुत कुछ करना पड़ता है सवाल को हल करने के लिए। तो वैल्यू निकालनी अगर आएगी तभी आप सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो, जरूरी है ये चीज, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट भी ले लिया है तो फिर दोबारा से वाई टाइप करो, अभी वाई टाइप किया था सभी ने, अब दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कर दिया है अगला पेज। अब हमें यहाँ पर एक सवाल दिया है, ये कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन दोनों का हल निकालो, इन दोनों का सॉरी मतलब x और y का मान निकालो, किसकी मदद से, तो प्रतिस्थापन विधि की मदद से। तो पहले तो भाई अपना ये लिख लेते हैं समीकरण, 2x जमा y बराबर है 7। और अगला है 4x माइनस 3y जमा मैंने 1 समीकरण बराबर 0। और 2 मान, क्या हो गया बेटा? मैम इसे समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 हाँ मान मान सकते हैं, ये आपका नंबर 1 इक्वेशन और ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहां पर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कुछ फैसले लेने हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है कि किस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए x या फिर y की वैल्यू को निकाला जाए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो हमारा जो ऊपर वाला समीकरण है ये बहुत छोटा सा है ना, छोटा सा है, तो मतलब इससे जो है वो वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप नीचे वाले को देखो तो ये समीकरण थोड़ा लंबा है, इससे अगर आप वैल्यू निकालना शुरू करोगे तो वैल्यू निकालते निकालते ही आपका आधा समय चला जाएगा, पेपर में आधा समय तो वहीं चला जाएगा y और x की वैल्यू निकालते निकालते। तो सबसे पहला फैसला ये लो कि किस समीकरण से वैल्यू निकालोगे, मान निकालोगे चर का। बताओ पहले से कि दूसरे से? मैम पहले से। पहले से, ठीक है, मैं पहले से, बिल्कुल सही। अब एक और सबसे जरूरी फैसला, ये तो डिसाइड कर लिया कि पहले से वैल्यू निकालेंगे, पर किसकी निकालेंगे वो भी सोचो। एक्स वाई, मैम एक्स और वाई की मतलब किसी की भी निकाल सकते हैं हाँ वैल्यू। किसी दोनों की नहीं, किसी एक की निकालो। तो बताओ किसके निकालोगे, एक्स की कि वाई की? क्या आपके मन में आ रहा है? मैम वाई की। एक्स, ठीक है, कुछ ने कहा एक्स, कुछ ने कहा वाई। तो अब यहां पर है दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत, ठीक है। सबसे पहले तो समीकरण को लिखो। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि पहले समीकरण से मैंने वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले अपना पहला समीकरण लिख दूंगी, 2x जमा y बराबर में है 7। अब मैंने देखा अगर तो मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू बिल्कुल ही सिंपल आ रही है। बताओ कितनी आ रही है? 7 माइनस 2 ठीक है, 2x, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? मैम 2x माइन मैम 7 माइनस 2 नहीं, 2 नहीं बेटा, देखो, वाई, अच्छा निकाल 7 ले तो भी, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, रुक जाओ। देखो ये है 2x जमा y बराबर का 7। x को अकेला छोड़ना है तो पहले y को उधर भेजो, y को उधर भेजा तो y यहाँ पर जमा का था, उधर जाएगा तो 7 के साथ माइनस करेगा। x को अकेला छोड़ो तो ये आ गया 7 माइनस y बटे में 2। अब जो बच्चे कह रहे थे कि x की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है भाई निकाल ली, पर x की ये वैल्यू जब उठा करके आप इस समीकरण में रखोगे तो कैलकुलेशन करना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। लेकिन वहीं अगर y की वैल्यू यहां से उठा करके डालो इस समीकरण में तो कैलकुलेशन आसान होगी कि मुश्किल?
आसान आसान, आसान। बिल्कुल। तो बस यही से आपका सवाल कैसा होगा आप खुद फैसला ले सकते हो। आपको अपने सवाल को बिल्कुल आसान रखना है या मुश्किल बनाना है, तो आपने यहाँ पे एक और फैसला लेना था कि किसकी वैल्यू निकाली जाए। पहला तो हमने ये फैसला लिया कि पहले समीकरण से वैल्यू निकालेंगे, भाई दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, दूसरे में तो बहुत खिचड़ी पकी हुई है। तो पहले से समीकरण की वैल्यू, सॉरी चर की वैल्यू निकालने की सोची। अब किसकी निकाले, अगला सवाल ये, पहले से निकाले पर किसकी। तो अब मैंने फैसला किया कि y की निकालेंगे, x की निकालने लग गए तो फिर बटे में चला जाएगा और ये नहीं होगा, इससे सवाल बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाएगा। तो अभी हमने फैसला किया कि हम y की वैल्यू निकालेंगे। और आप ये ले सकते हो फैसला, क्योंकि एक ही चर की वैल्यू निकालनी होती है बच्चों, दोनों की नहीं निकालनी होती। तो x और y में से मैंने y की निकाल ली। इसको आप नाम दे सकते हो समीकरण नंबर 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखेंगे हम कि समीकरण नंबर 3 को किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। 2 में रखने पर, ठीक है। अब एक और गलती यहां पर ये मत करना कि आपने समीकरण नंबर 1 से वैल्यू निकाली और वापस से उसको समीकरण नंबर 1 में ही भर रहे हो, तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जब आपने 1 से आपने अपने चर की वैल्यू निकाली, समीकरण नंबर 1 से आपने y की वैल्यू निकाली, तो उस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। चलो भाई रखते हैं। तो पहले दूसरा समीकरण लिख लेती हूं मैं। दूसरा समीकरण था आपका 4x माइनस 3y जमा 1 बराबर है 0। अब 4x तो ऐसे कैसा ही रहेगा और माइनस का 3 ऐसे कैसा रहेगा। y की जगह पे अब हम कितना लिखेंगे, -2x। 7 माइनस 2x। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि y 7 माइनस 2x के 7 बराबर है। माइनस 2x। तो अब y को हटाओ और y की जगह पे बिल्कुल ब्रैकेट लगा के लिखो 7 माइनस 2x। कैसे लिखो, तो बिल्कुल ब्रैकेट लगा के, ठीक है। बिना ब्रैकेट के मत लिखना, नहीं तो फिर से सवाल गलत कर दोगे। जमा का एक ऐसे का ऐसा, बराबर का 0 ऐसा का ऐसा। किस किस को यहां तक समझ आया बताओ फटाफट से यस मैम। कि y की वैल्यू कैसे निकली, ठीक है, और y की वैल्यू कैसे भरी हमने। बस ये दो चीजें क्लियर है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको हल करना है, तो हल करने के लिए फिर से वही चीज, 4x ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और यहां पर देखो तो असल में जो ये माइनस का 3 था, ये y के साथ गुणा कर रहा था। क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था। तो यहाँ पर जो माइनस का 3 है वो हमारे इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी क्या करेगा, गुणा करेगा। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, 3 और y के बीच में कोई निशान तो है नहीं, तो इसका मतलब 3 और y आपस में गुणा हो रहे हैं। तो ये भी ब्रैकेट वाली चीज और ये आपस में गुणा ही होगी। अब अगर आप इसको गुणा नहीं करोगे ना, तो फिर से क्वेश्चन गलत। मतलब ये छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये, जिसकी वजह से आप पूरा सवाल गलत कर बैठते हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है। हमने देखा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का 3 है और माइनस का 3 क्या कर रहा है, तो इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज बैठी होती है, उसको उसके चिन्ह के साथ उठाओ और अंदर वाली चीजों से बारी बारी उसकी गुणा करवाओ, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, उसको उसके चिन्ह के साथ पकड़ो। मैंने 3 को 3 नहीं, -3 समझ के पकड़ा है। अब इसकी गुणा पहले मैं 7 से करवाऊंगी, फिर माइनस के 2x से करवाऊंगी। तो जिसको डायरेक्ट गुणा करनी आती है डायरेक्ट गुणा कर लो, जिसको नहीं आता वो ऐसे लिख सकते हैं। जिसको नहीं आता वो लिख के करना, -3 गुणा 7, ठीक है। यहां पर आगे देखो तो माइनस का 3 है और इसको किससे गुणा करना है, माइनस के 2x से गुणा करना है, तो ऐसे लिख दिया। +1। चिन्हों का इसमें बहुत ज्यादा खेल है, चिन्ह अगर थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो सब कुछ गलत। मैंने माइनस के 3 को उठाया, 7 को उठाया, इनकी गुणा यहां करवानी है। फिर मैंने माइनस के 3 को उठाया और इसकी गुणा 2x से नहीं, माइनस के 2x से होगी, क्योंकि 2x के पास माइनस का निशान है, इसीलिए, ठीक है। अब गुणा करो तो 4x ऐसे का ऐसा, 7 3 21, माइनस का 21, और आगे बताओ तो 3 दूनी +6x। बिल्कुल, 3 दूनी 6, माइनस नहीं होगा बेटा। सुनो, 3 दूनी 6, x का x, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6x, जमा का 1 और बराबर में 0। ये हमारा बन गया है अगला समीकरण, जिसको नाम अभी रहने दो, जरूरत नहीं नाम देने की।
अब इसको हल करो। अब यहां से एक्स एक्स वाली चीजों को एक तरफ लिखेंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, 4x के साथ लिखेंगे हम जमा का 6x। मैंने बस इसकी जगह बदली, मैंने 6x को आगे लिखा और माइनस के 21 को बाद में लिख दिया। ठीक है, जमा के 6x को आगे लिख दिया, माइनस के 21 को बाद में लिख दिया। तो 4x जमा 6x माइनस 21 जमा 1। किस किस को ये समझ आया कि मैंने क्या किया, बताओ। ठीक है, बस जगह बदली है, आगे पीछे लिखा है और कुछ नहीं किया। अब हमें पता है कि एक्स एक्स वाली चीजें तो आपस में जमा हो जाती है, एक्स एक्स वाली चीजों को जोड़ दो। 4x में 6x जोड़ोगे तो बन जाएगा 10x। 10x की 2 और 10x की मैम दो? 20 हो जाएगी। 10x की 2 नहीं बेटा, देखो गुणा थोड़ी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं ना, तो x ही रहेगा। ठीक है, मैम। ठीक है, चलो अब आगे बताओ। माइनस के 21 में 1 को क्या करें, जोड़ें कि घटा दें? माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 21 में से 1 गया तो 21 में से 1 गया तो 20। माइनस का निशान इसलिए क्योंकि 21 बड़ा है, 21 के पास माइनस तो 20 के पास भी माइनस ही आएगा और बराबर है 0। अब यहां से निकाल दो x की वैल्यू। तो x को अकेला छोड़े अगर, तो ये आ गया 10x। 20 यहाँ पर माइनस का है, उधर जाएगा, कैसा बन जाएगा? प्लस में प्लस का। और x को बिल्कुल अकेला छोड़ो तो 20/10 ठीक 20/10 तो आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 2/1 है, तो इसको हम x बराबर है 2 ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। x की वैल्यू ये हमारा समीकरण में रखने पर ये हमारा आगे x की वैल्यू, हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ बच्चे y की वैल्यू निकालने के लिए 1 और 2 में y की वैल्यू भरते होंगे, तो वो भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किस में भरो, समीकरण नंबर 3 में भर लो। तो समीकरण नंबर 3 मेरे पास है y बराबर है 7 माइनस का 2x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 2 का 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह पर भी 2 ही भरेंगे क्योंकि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है। अब y ऐसे का ऐसा, 7 माइनस 4, तो y कितना आ गया? 3। तो बस हमें हमारा जो उत्तर है वो मिल गया कि x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर में 3। ठीक है, तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। फटाफट से करते हैं इसका क्विक रिवीजन। हमें 2 समीकरण दिए थे, बोला था x और y की वैल्यू निकालो। हमने कहा कि मतलब हमें बोला था कि प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करो। हमने कहा ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कहती है कि पहले तो या तो y की वैल्यू लिखो या तो x की वैल्यू लिखो, कैसे भी करके x को निकालो और y को निकालो, मतलब पूरी वैल्यू नहीं, पर y को अकेला छोड़ के जो भी आ रहा है वैसे, और x को अकेला छोड़ के जो भी आएगा वैसे। तो हमने फैसला लिया कि हम पहले समीकरण की मदद से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि अगर पहले समीकरण की मदद से x की वैल्यू निकालते तो वो बटे में आ रही थी और बटे वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। अगर हम बटे वाली वैल्यू को निकालने से बच सकते हैं, उसके बिना क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तो हम उस तरफ को जाएंगे, हम बटे वाली तरफ को नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली। x की भी निकाल सकते थे पर x की नहीं निकालनी है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली तो उसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब पहले समीकरण से y की वैल्यू निकाली है, तो जितनी भी जिसके भी बराबर y आपका आया उसको दूसरे समीकरण के y में भर दो। ठीक है, पहले समीकरण से वैल्यू निकाली, उसको दूसरे में भर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। जो हमने वैल्यूज निकाली उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको अदल बदल कर दिया, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापित, मतलब प्रतिस्थापन करना उसका। ठीक है, समीकरण नंबर 2 लिख दिया, सब कुछ सेम लिखा, y की जगह पे लिख दिया 7 माइनस 2x, क्योंकि y की वैल्यू 7 माइनस 2x ही तो आ रही थी। फिर हमने देखा यहां पर कि 4x माइनस 3 गुणा में y की नई वैल्यू लिख दी है और जमा 1। फिर हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों से गुणा कर रही होती है और अपने चिन्ह के समेत गुणा करेगी, बिना चिन्ह के गुणा नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने गुणा करवा दी, -3 को 7 से गुणा किया तो आ गया माइनस का 21, क्योंकि 7 3 21 और प्लस माइनस माइनस, और माइनस के 3 को जब माइनस के 2x से गुणा कराया तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6x आ गया जमा का। फिर हमारे पास एक समीकरण बन गया।
फिर हमने क्या किया, तो एक्स एक्स वालों को एक तरफ लिख दिया, संख्याओं को दूसरी तरफ लिख दिया, बस इनकी अदला बदली कर दी, इनकी जगह बदल दी। पर जगह बदलते वक्त एक बात का ध्यान रखा कि 6x का चिन्ह जमा का ही रहे और 21 का चिन्ह माइनस का ही रहे, चिन्ह नहीं बदलने हैं, बस जगह बदलनी है। फिर उसके बाद तो पता ही है, 6 जमा 4 10 माइनस 20 बराबर 0। एक्स को अकेला छोड़ा तो 20 बटा 10 और 10 दूनी 20, एक्स की वैल्यू आ गई। एक बार एक्स की वैल्यू मिल गई तो फिर उसको समीकरण नंबर 3 में भर दो, तो आपको वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। हो गया, एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। ठीक है, तो करेंगे एक और सवाल, उसको भी अच्छे से सीखेंगे और बस उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर है में 5 और 3x जमा वाई बराबर में 11, समीकरण नंबर 1 और 2। मुझे बताओ कि किस समीकरण से आप वैल्यू निकालना चाहोगे? मैम मैम समीकरण पहली से और पहली वाली से और इजी भी है वो। हाँ इजी है। किसके निकाले, तो x की वाई की? मैम वाई की वाई बिल्कुल। अब यहां पर x की वैल्यू क्यों नहीं निकालनी, पहले तो ये बताओ। मैम कठिन हो जाएगी। नहीं देखो, सेम ही है ना। देखो, x की वैल्यू निकालोगे तो कठिन नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू निकाली तो 5 माइनस वाई, कोई बटा नहीं आया, है ना। और y की वैल्यू निकाली तो 5 माइनस एक्स, दोनों बराबर ही तो आ रही हैं, पर फिर भी y की ही निकालनी है, क्यों? सोचो सोचो। ठीक है, मैं बताती हूं। आंसर आपने सही दिया कि y की वैल्यू निकालो, पर क्यों? तो इसका जवाब पहले समीकरण में नहीं, इसका जवाब है दूसरे समीकरण के पास। क्योंकि देखो, अगर आप x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ इसकी गुणा करवानी पड़ेगी। तो फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। है तो आसान, कर लोगे गुणा मुझे पता है, पर फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। प्लस माइनस साइन के चक्कर में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठोगे। लेकिन वहीं अगर y को देखो, है ना, वहीं अगर y को देखो, तो अगर y की वैल्यू निकाल लेते हो तो आपने y की जगह पे इसको बस रखना है, और जमा या घटाव, इसमें से दो ही चीजें होंगी। गुणा की नौबत तो नहीं आई ना, सिर्फ क्या हुआ, या तो जमा करना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुणा से बचने के लिए, क्योंकि x की वैल्यू निकालोगे तो आगे चल के x की वैल्यू को गुणा करना पड़ेगा, गुणा करते हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस गुणा से बचने के लिए हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। किस किस को ये वाला पॉइंट समझ आया, बताओ। यस मैम यस मैम ठीक है, तो वही है कि अब सवाल जो होता है प्रतिस्थापन विधि का, पूरा हमारे हाथ में होता है कि हम उसको कैसे आसान रखें, कैसे मुश्किल बना दें। करने को आप कर लोगे भाई, मैं नहीं कह रही गुणा मत करो, गुणा कर लोगे, आसान है, गुणा आपको अच्छे से आती है। नहीं समझ आया? ठीक है, तो फिर से बताती हूँ। देखो, अभी मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बताया। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूं, पहले समीकरण से वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की, तो x जमा y बराबर में है 5, यहां से x की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, मैम 5 माइनस वाई 5 माइनस वाई। ठीक है, ध्यान से सुनना सोनिया। और अगर मैं वहीं पे यहां से वैल्यू निकालूं, x जमा y बराबर है 5, y की वैल्यू निकालूं तो मैम 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब चलो पहले x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो मैंने पहले समीकरण से वैल्यू निकाली, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, इसको अभी रहने दो। अगर आप x निकाल रहे हो तो y को मत देखो। x की वैल्यू निकाली तो दूसरे समीकरण में भर दो, ये है 3x जमा y बराबर में 11। तो 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, x की जगह पे 5 माइनस वाई है, गुणा का निशान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 5 माइनस वाई जमा का निशान y बराबर में 11। ये कब किया, ये हमने तब किया जब हमने x की वैल्यू निकाली थी। पर अगर जब हम y की वैल्यू निकालते, या y की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे, तो भी इसको साथ साथ में ही हल कर लेते हैं। ठीक है, तो भी इसको साथ साथ में सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे अब y की जगह पे वैल्यू भरनी है। तो ये हो गया 3x ऐसे का ऐसा जमा y बराबर है 11, और यहां पर हो गया 3x जमा 5 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि y की जगह पे 5 माइनस एक्स है, तो 5 माइनस एक्स यस मैम बराबर में 11। अब मुझे बताओ,
ये वाला सवाल ज्यादा आसानी से कर पाओगे या इसको ज्यादा आसानी से कर पाओगे? मैम सेकंड वाला। सेकंड मैम वाले को। सेकंड वाला। और इसमें किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं? y की। तो इसीलिए मैम y y की की। इसीलिए y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सवाल इससे थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर x की वैल्यू निकालते तो फिर ये 5 के पहले गुणा करो 15, 3 को y से गुणा करो 3y। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, जमा लिख दिया, उसका तो सवाल ही गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो इसलिए फिर इसको फिर से यहाँ पे लिखो, फिर 11 लिखो। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को लंबा ना रखने के लिए, क्वेश्चन को छोटा रखने के लिए हमने x की वैल्यू निकालने के लिए मना की और कहा कि y की वैल्यू निकालो। उससे देखो बिल्कुल आसान है। 3 में से 1 गया, 2x जमा 5 बराबर है 11। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी समझ आया सोनिया क्यों हमने x की वैल्यू के लिए मना किया? यस मैम। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करना तो है नहीं, या रहने देते हैं, कर ही लेते हैं। अब लिख लिया है इतना तो ठीक है। चलो, तो आप बताओ x की वैल्यू इसको हल करके कितनी आ रही है? अगर किसी ने निकाल दिया तो बता देना। ये आ जाएगा 2x जमा 5 बराबर में 11। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किसी ने नहीं किया अभी तक? ये वाला देखो, ये वाला। मैम 11 माइनस 5 बटे 2। ठीक है, 11 माइनस 5 बटे में 2। इसको सॉल्व करो। माइनस 5 बटे में 2। ठीक है, 11 में से 5 गए तो कितना आता है? 6 आता है। मैम और 6 6 बटा 2 तो तीन ये आ गया 3। तो यहाँ 3 से बटा हमें, 1। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिख सकते हैं। तो Yes, यहाँ से ma'am. हमें मिल गया x बराबर है 3। अब यहाँ पे भी इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। y की वैल्यू जब निकाली, सॉरी x की वैल्यू जब निकाली तो यहाँ पे गुणा किया तो 3 5 6 15, 3 गुणा y। अब देखो ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते, सब कुछ सीख के चलो भाई, क्योंकि अभी इस सवाल में तो ऑप्शन था, अगले सवाल में क्या पता ऑप्शन ही ना हो, आपको ऐसे ही वैल्यू निकालनी पड़ जाए, फिर क्या करोगे? तो सीखना तो सब है। इसलिए मैंने कहा कि एक एक चीज सीखेंगे ताकि क्वेश्चन में गलती का चांस ही ना रहे। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाता, गलती से ब्रैकेट लगाना भूल जाता, तो वो कैसे लिखता है इसको? 3 गुणा 5 माइनस वाई। तो वो इसको लिखते 15 माइनस वाई जमा y बराबर है 11। उनका y से y ही कट जाता और उनके पास आता 15 बराबर है 11। इतनी मेहनत की, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को भरा, आगे चल के सवाल ऐसा हो जाए तो पेपर में तो दिमाग खराब हो जाता है, भाई क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो इसीलिए हर चीज, हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझ के रखो कि कब क्या करना है। तो इसलिए मैंने कहा, क्या हो गया बेटा? तो इसलिए मैंने कहा कि ब्रैकेट लगाना है, चाहे जैसे मर्जी वैल्यू भरो। तो 3 ऐसे का ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, उसके अंदर वैल्यू भर दी 5 माइनस वाई की, जमा का निशान y बराबर में 11। अब इसको सॉल्व करो तो 3 की गुणा करनी है 5 से, 3 5 6 15, और 3 की गुणा करनी है माइनस के y से, तो कितना आ जाएगा? -3y जमा का y बराबर में 11। अब इसको सॉल्व करो तो 15 ऐसे का ऐसा, 3y में से 1y चला गया तो माइनस का 2y आ गया बराबर में 11। अब फिर से हो जाएगी इसमें अजीब सी दिक्कत, देखना क्या होगा अभी। 2y ऐसे का ऐसा रहेगा और 15 को उठा के वहां भेजना है। बताओ 15 वहां जाके क्या करेगा? जमा करेगा कि माइनस करेगा? मैम माइनस। पक्का? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने कहा था 15 का खुद का निशान देखो, 15 खुद जमा का है, तो जब बराबर है कि उस पार जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि 15 और 2y तो आपस में माइनस कर रहे हैं, तो 15 के वहां जाके जमा करा देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए मैंने कहा था जिस भी संख्या को भेजना है उसका खुद का चिन्ह देखा करो। 15 यहाँ पर जमा का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। और 2y को मैं 2y लिखूं कि -2y लिखूं? बताओ। -2y बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, माइनस का निशान नहीं हटता, ये इसका है माइनस। 15 जब गया ना तो 15 तो इसको लेके गया ना, 2 के माइनस को थोड़ी ना लेके गया, अपने जमा को लेके गया, वहां जाके फिर माइनस बन गया, तो ये -2y आ जाएगा।
अब -2y ऐसे का ऐसा, 11 में से 15 गए तो माइनस का 6, ठीक है। अब y को अकेला छोड़ो तो ये -6 माइनस का 2 y के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। डिवाइड 2 एकम 2, 2 3 6 कट गया, तो हमारे पास उत्तर यहाँ पर कितना आ रहा है, y भी 3 आ रहा है क्या? मैम 11 हो जाएगा, 4 बचेगा। मैम -4 हाँ मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुई भाई। आएगा। हाँ ठीक है -4, ओके। y अब की वैल्यू माइनस 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है 2 आ गया, तो y की वही मैं वैल्यू बोलूं, 2। मैंने कहा ठीक है। तो y कितना आ गया, y हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। तो इतना लंबा चौड़ा हमें करना पड़ा किसकी वजह से, जब हमने x की वैल्यू निकाली उसकी वजह से सवाल इतना लंबा हो गया, पर जब हम y की वैल्यू निकाल रहे थे तो सवाल हमारा बहुत छोटा सा हो रहा था। तो बस यही फर्क है, ये आपके हाथ में है पूरा का पूरा कि आपको अपने सवाल को आसान रखना है कि और कठिन बनाना है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें जब भी किसी क्वेश्चन को करोगे तो ध्यान में रखते हुए करना। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, अभी पोल में क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, और ये क्वेश्चन तो फिर बहुत ही बड़ा है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज का सोल्यूशन साथ में करेंगे, ताकि किसी भी तरह का सवाल आए आप गलती से भी उसको गलत ना कर पाओ, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो वही क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।